वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची के अमन अमान केस की समाअत करी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सह रुकनी बेंच, जिसमें जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जनाब अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन शामिल थे, उन्होंने इस बात पे अपनी हैरत का इजहार किया और अदम इत्मीनान का इजहार किया कि लियारी के रहने वालों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और लोगों को हिजरत पे मजबूर हुए हैं। इसके अलावा कराची की सूरत हाल के हवाले से रेंजर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपने अदम इत्मीनान का भी इज़हार किया और ख़ास तौर पर यह बात नोट की कि इस पर दस्तखत नहीं थे डीजी रेंजर्स के। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा इस बात पर भी हैरत का इजहार किया कि इस कराची की जेल में 1000 मोबाइल फ़ोन्स की मौजूदगी, जिसको कि बरामद किया गया था। कैदियों को जिस किस्म की ख़तरनाक कैदियों को जिस किस्म की सहूलतें मौजूद थी, जिसका कि बाकायदा सुराग लगाया गया था रेंजर्स के एक छापे के दौरान, उसके बावजूद IG जेल खाना जात और जेल के दूसरे हुक्काम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पर भी अपने इंतहाई अदम इत्मीनान का इजहार किया कि अहकामात के बावजूद सिंध की ज़मीनों का असर 9 जो रिकॉर्ड तरतीब देना है उस पर भी ताख़ीर हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाराज़गी का भी इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर भी इस पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया कि इंतहाई अहम दहशतगर्द कराची की ज़िली अदालत से फ़रार होने में कामयाब हो गए और इस तरह से दहशतगर्द जो कि गिरफ्तार हुए थे उनका फ़रार हो जाना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और रिपोर्ट्स तलब की। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से कहा गया है कि 17 जुलाई को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हों। सुप्रीम कोर्ट की आज कराची के हवाले से कार्रवाई की मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जवाद शुएब ने। जवाद, बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट को किन इशूज़ के बारे में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस का इजहार किया गया? जी कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची बेअमनी अमल दरामद केस की समाअत आज एक बार फिर जो है वो दोबारा शुरू हुई। तकरीबन 3 महीने के वक्फे के बाद कराची में दोबारा से इस समाअत का आगाज़ आज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज कराची बेअमनी अमल दरामद केस की समाअत दोबारा शुरू की। आज जिससे पहले इशू को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया वो रेवन्यू का मामला था। मुस्तकिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट सिंध और कराची में ज़मीनों के हवाले से जो घपले हैं उसको जो है वो लेके चल रही है। कराची बेअमनी केस में आज भी जो है वो रेवन्यू से मुतल्लिक मामलात पर जायज़ा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिपोर्ट पेश की गई कंसल्टेंट बोर्ड ऑफ रेवन्यू नज़र मोहम्मद लगारी की जानिब से, तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि 180 में से सिर्फ 5 डे की अब तक जो है वो रिकॉर्ड अस्तर मुरतब किया जा चुका है, जबकि 175 डे का रिकॉर्ड अब भी रीराइट होने से रह गया है। इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत यही समझती है कि एक डे भी जो है वो रीराइट नहीं किया गया, बल्कि 180 डे आज भी जो उसी हालत में है जैसी 6 अक्टूबर 2011 को थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आखिर क्या वजह कि डे जो है ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो रीराइट होने से जो है हुकूमत इज्तनाब कर रही है, रोका जा रहा है या कोशिशें की जा रही है कि रिकॉर्ड राइट नहीं हो। लगता यही कि इसमें गड़बड़ की गई है। इसके साथ ही दूसरा मामला आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो रेंजर्स की रिपोर्ट थी। रेंजर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में जो वो DG रेंजर्स मेजर जनरल रिजवान अख्तर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। दस्तखत ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लगता यह है कि DG रेंजर्स के पास इतना वक्त भी नहीं है कि अपनी ही रिपोर्ट पर दस्तखत कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स की रिपोर्ट वापस DG रेंजर्स से दस्तखत के साथ 17 जुलाई को दोबारा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। ये बताइएगा कि हुक्काम का आज की जो सूरत हाल में, जिसमें कई चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्न का इजहार किया, रिस्पांस भी आया हुक्काम का आज? जी, अदालत में आज एडवोकेट जनरल सिंध के अलावा दीगर आला हुक्काम पे मौजूद थे, ताहम IG सिंध मौजूद नहीं थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट्स भी पास किए कि IG को आज अदालत में मौजूद होना चाहिए। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल सिंध ने मुख्तलिफ जो इशू सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे, सवालात उठाए गए, उस पर अदालत को बज़ाहिर मुतमईन करने की कोशिश की गई। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि अदालत को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के जितने अफसरान थे उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें अब दोबारा जो है वो अपने असल ओहदों पर भेज दिया गया। ताहम 12 अफसरान जो अब भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अपने रैंक्स पे हैं। इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट जनरल सिंह ने बताया कि जो रेवन्यू से मुतल्लिक मामला
मामलात है उस पर जो है वो हुकूमत सिंध संजीदा है और बहुत जल्द जो है वो जो री राइट करने का मामला है रिकॉर्ड को वो कर लिया जाएगा। साथ ही आईजी जेल खाना जात नुसरत मंगन भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जेल में जो मोबाइल फोन से मुतल्लिक जो है वो एक इशू आया था उस पर जो है वो 6 अफसरान को मुअत्तल किया गया है और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि जस्टिस मकबूल बाकिर पर हमले के हवाले से जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया उस पर आईजी जेल खाना जात नुसरत मंगन का कहना था कि जिन शख्सियात के बारे में जिन कैदियों के नाम आ रहे हैं उन्हें जो वो हमले से एक पहले ही अंदरून सिंध जेलों में मुंतकिल किया जा चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद शेब हमारे साथ है। कमेंट से ब्रेक और उसके बाद जायजा लेंगे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंतजामी और इन्वेस्टिगेटिव घेरा तंग होता जा रहा है। आज भी हुक्म दिया गया है कोयटा की पुलिस की जानिब से कि उन्हें पेश किया जाए ताकि अकबर बुगटी केस के हवाले से उनसे पूछगछ की जा सके। दूसरे केसेस भी तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और मुख्तलिफ ऐसे ऑर्डर्स हैं, अदालती अहकामात हैं जिससे लगता यह है कि उनकी मुश्किलात के दिन आसानी से कम नहीं हो रहे। आज कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोयटा के पुलिस क्राइम ब्रांच को हुक्म दिया कि नवाब अकबर बुगटी कत्ल केस में जिसका चालान पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया है 30 जुलाई को जनरल परवेज मुशर्रफ को कोयटा की इस अदालत में पेश किया जाए। देखना यह है कि अब इस सिलसिले में क्या कानूनी सूरत हाल होती है कि वाकई जनरल परवेज मुशर्रफ को नवाब अकबर बुगटी केस के लिए कोयटा ले जाया जाता है और इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाता है। इसी केस में ज़मानत की एक दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूद है जिसकी समाअत आज नहीं हो सकी क्योंकि एडवोकेट जनरल मौजूद नहीं थे। और इस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील इलियास सिद्दीकी ने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जो इस्लामाबाद में गिरफ्तार है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट को उसकी समाअत का इख्तियार हो उसके केसेस का। देखना यह है कि इसका क्या फैसला आता है। दूसरी जानिब लाल मस्जिद केस के हवाले से लाल मस्जिद के साबिक नायब खतीब गाजी अब्दुल रशीद के साहबजादे हारून रशीद आज इस्लामाबाद के एक थाने में गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त दी कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद फायरिंग केस में FIR दर्ज की जाए जो कि कबूल नहीं की गई है। लगता यह है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। दूसरी जानिब जजेस नज़रबंदी केस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब जस्टिस नासरुल मुल्क ने उस बेंच में बैठने से इनकार इस केस की समाअत कर रही है जिसमें मामलात हैं जजेस नज़रबंदी के अलावा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर यह इल्ज़ाम कि उन्होंने आइन की शिक 6 की खिलाफ वर्जी की और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। जनाब जस्टिस नासरुल मुल्क ने कहा कि वो उस 7 रुकनी बेंच के मेंबर थे जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के एमरजेंसी के ऑर्डर के खिलाफ हुक्म दिया था और आज अगर वो ज़मानत की इस दरख्वास्त में इस बेंच में बैठते हैं और ये ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग सकता है, इसलिए वो इस बेंच से दस्तबरदार हों। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी इस बेंच से दस्तबरदार हो चुके हैं। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की भी समाअत हो रही है और वो भी समाअत एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कर रही है। मुख्तलिफ मामलात हैं और इसमें कहीं भी फौरी तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए रिलीफ का कोई माहौल नज़र नहीं आता। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे क्रिकेट के शायकीन के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए और ख़ास तौर पर शाहिद आफरीदी के मद्दाहों के लिए एक अहम दिन था। कल वेस्ट इंडीज़ के मैच में शाहिद आफरीदी ने इंतहाई काबिल ज़िक्र और शानदार परफॉर्मेंस दी। तवील अरसे बाद उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखने में आई, लेकिन क्या ये एक दफ़ा का वाक़या था या मुस्तक़बिल में भी वो ऐसा कर सकते हैं? शाहिद आफरीदी के फ्यूचर मुस्तक़बिल के हवाले से बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल वेस्ट इंडीज़ के दौरे की शानदार इब्तिदा की और कल वेस्ट इंडीज़ को पहले एक रोज़ा मैच में 126 रन से शिकस्त दी। शानदार परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 224 रन किए और वेस्ट इंडीज़ को 41 ओवर में 98 रन पर आउट कर दिया। दोनों चीज़ों में यानी कि बैटिंग में और बॉलिंग में पाकिस्तान को शानदार सपोर्ट हासिल हुई। पाकिस्तान टीम को वापस आए शाहिद आफरीदी और तकरीबन नाकाबिले यकीन हद तक शानदार परफॉर्मेंस दी। पहले बैटिंग में 55 गेंदों पर उन्होंने 76 रन स्कोर किए, 5 छक्के और 6 चौके लगाए।
शाहिद आफरीदी पूरी आबोताब से चमके और फिर बॉलिंग में भी उन्होंने नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दी जब उन्होंने 12 रन के एवज वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी आउट किए। ऑल राउंड परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस शाहिद आफरीदी की, मगर कभी कभी ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान को इसी किस्म की कामयाबी मिलती है। शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर हम दिखाते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इमरान की ये रिपोर्ट। There he goes, Shahid Afridi, but this could go straight to the fielder. Catch. Now, has he found a fielder too? शाहिद आफरीदी के साथ गुज़िश्ता 6 माह से इन एंड आउट का सिलसिला जारी रहा। उसकी वजह उनकी नाकिस कारकर्दगी थी। जनवरी 2012 से लेकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले तक उन्होंने 21 एक रोजा मैचों में 57.13 की औसत से सिर्फ 15 विकेटें हासिल की। और 19.25 की औसत से 308 रन बनाए। उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट लगभग 10 माह के बाद हासिल की। It's in the air and straight in. So Pollard hits it straight down the long off. वो कभी मायूस नहीं हुए। चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप होने का शायद उन्हें बहुत दुख था, इसीलिए उन्होंने टीम में वापसी को अपना टारगेट बना लिया और इस हदफ के हसूल के लिए उन्होंने ऑफ सीजन में ट्रेनिंग के लिए लाहौर का इंतखाब किया। लाहौर आके नेशनल अकेडमी में रुका हूँ 2-3 हफ्ते से ताकि यहाँ की फैसिलिटीज़ को अच्छी तरह यूज़ करूँ। कराची में ये सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती, तभी यहाँ आके किया है। मंसूर राना के साथ काम किया है और मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है और अच्छी तगड़ी क्वालिटी प्रैक्टिस की है। बूम बूम शाहिद आफरीदी ने लाहौर की गर्मी देखी, न हब्स को खातर में लाए। उन्हें तो बस टीम में वापस आना था। विकेट पर ठहरना सीखा और सबसे बढ़कर एकेडमी के कोच मंसूर राना के साथ बॉलिंग मशीन पर घंटों बैटिंग की और खुद को शायद वेस्ट इंडीज के बॉलरों को सामने रखकर ही तैयार किया। ज्यादा से ज्यादा टाइम लेने की कोशिश की है नेट्स में, ताकि जितनी बारी लूंगा उतना अच्छा है। There he goes. That is typical. That is Shahid Afridi. That's boom boom. शाहिद आफरीदी बस मौके की तलाश में थे। उन्हें मौका मिला और उन्होंने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। वो वेस्ट इंडीज जाने से कबल कह चुके थे कि वो दोस्तों से बेहतर हैं और उन्होंने साबित भी कर दिखाया। मैं काफियों से बेहतर हूं और मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, इज्जत के साथ खेलना चाहता हूं। मुझे खुद भी पता है कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए। तो मैं खुद भी एज अ सीनियर प्लेयर काफी कॉन्फिडेंट हूं कि जब भी चांस मिलेगा इंशाल्लाह डेफिनेटली उसको करूंगा। गयाना में सीरीज के पहले मैच में बूम बूम शाहिद आफरीदी का जहां बल्ला चला, वहां उन्होंने बॉलिंग में अरसा दराज के बाद जादूगरी दिखाई। मुश्किल हालात में 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली और सिर्फ 12 रन के एवज 7 बैट्समैनों को भी पवेलियन की राह दिखाई। इस मैच में कई रिकॉर्ड्स उन्होंने रकम किए। शाहिद आफरीदी ने जिस अज़्म के साथ लाहौर में ट्रेनिंग की, ऐसा लगता है कि सीरीज के बाकी मैचों में भी वो मायूस नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। क्या मुस्तकिल मिजाजी होगी शाहिद आफरीदी में या एक बार फिर एक दफ़ा की परफॉर्मेंस और फिर टाइट फिश? लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई ये अब एक नए दौर की इब्तिदा है या नहीं, ये जानेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान जनाब ज़हीर अब्बास ने। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। ये जो परफॉर्मेंस कल हमने शाहिद आफरीदी की देखी, ये वन टाइम परफॉर्मेंस है या इसको ये कंसोलिडेट कर सकते हैं और अब इस साउंड फुटिंग पे खड़े होकर एक मजबूत नए कैरियर के नए दौर की इब्तिदा कर सकते हैं? देखिए जी, अच्छा प्लेयर और बड़ा प्लेयर वही होता है जो कि सिर्फ एक मैच में स्कोर ना करे, बल्कि हर मैच में उसकी कोशिश हो कि मैं स्कोर करूं। इररेगुलर परफॉर्मेंस के प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं होती और यही वजह है कि कभी वो अंदर होते हैं, टीम के अंदर होते हैं, कभी वो टीम के बाहर होते हैं। अब उनको ये सुनहरी मौका मिला है कि जब भी वो बैटिंग करने आए, जिस तरह से उन्होंने पहले अभी पिछले मैच में बैटिंग की है, इसी तरीके से इसी सोच समझ से अगर ये बैटिंग करते रहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। देखिए, एक मैच में परफॉर्मेंस कर देने का ये मकसद नहीं होता कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं या आप ये काम दोबारा नहीं कर सकते। आप ये काम दोबारा कर भी सकते हैं और आपने प्रूव करके भी दिखाया है कि अगर मैं विकेट पे खड़ा रहूं तो मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता हूं। लिहाजा ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है और उनको ये भी पता चलना चाहिए कि उनके इस परफॉर्मेंस से लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं पाकिस्तान में। और हम उम्मीद करते हैं कि
اس پورے ٹور پہ شاہد افریدی کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی. اور خاص طور پہ بات یہ ہے کہ یہ جو وکٹس بنائی گئی تھی ویسٹ انڈیز میں, وہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاکستانیوں کے لیے بنائی گئی ہیں. وہاں پر وکٹ جو تھی وہ لو اینڈ سلو تھی اور ٹرن لیتا تھا. جب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے 160 رن سکور کر لیے ہیں تو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایزیلی میچ جیت جائے گا. افریدی کی بولنگ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی ویسٹ انڈیز کا بیٹسمین جو ہے وہ ان کو دیکھ ہی نہیں سکا, اور اچھی طرح سے ان کی بال جو ان کی گگلی فلیپر اور جس طرح سے وہ گیند کر رہے تھے, ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کو پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے کھیلنا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ جب نیکسٹ میچ ہوگا تو افریدی جو ہے وہ دوبارہ پاکستان ٹیم کے لیے ثابت ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب ظہیر عباس ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.